हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ तो कोई भी एई या फिर जेई लेवल के एग्ज़ाम्स में 15 से 20% ऑफ द क्वेश्चंस इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं और मार्क्स हम इजीली स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक पे। कोई भी एग्ज़ाम्स में हम अच्छा रैंक के लिए इस टॉपिक पे रिलाई कर सकते हैं। आज हम लोग ये टॉपिक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट्स को मैं क्लासिफाई करता हूं सबसे पहले दो पार्ट्स में, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकेंड वर्ड इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे जो मेजर्ड क्वांटिटीज होती हैं वो किसी फिजिकल फॉर्म में होती हैं। मतलब यहाँ पे फिजिकल फॉर्म से मतलब है मेरा कोई एंगल या फिर रेडियंस में हो गया। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसका एग्जांपल है। यूज़ कहाँ पे होता है ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स का? लैबोरेटरीज में। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज़ हम हमेशा देखते हैं, जैसे कि एमीटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया। ये सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे। इनको मैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ। पहला है एनालॉग एंड सेकेंड वन इज डिजिटल। We will further classify this secondary instruments. एनालॉग, डिजिटल। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये है कि दिस विल बी लेस एक्यूरेट, रीडिंग्स विल बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म, और डिफ्लेक्शन। डिजिटल की बात करता हूँ, ये न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे और यहाँ से जो भी हमको मेजर्ड क्वांटिटीज़ मिलेंगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को हम यहाँ पे और ज़्यादा क्लासिफाई नहीं करते हैं। हम यहाँ पे आगे एनालॉग को हम क्लासिफाई करते हैं कि इसको हम और कितने पार्ट्स पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन टाइप एंड नल टाइप।
अगर आप लोगों ने ब्रिजेस के बारे में सुना होगा जिनको हम बैलेंस करते हैं, वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, मतलब पोटेंशियोमीटर जो कि हम यूज़ करते हैं वहाँ पे ब्रिज बैलेंस करने के लिए, वो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। डिफ्लेक्शन टाइप को मैं फर्दर क्लासीफाई कर सकता हूँ 3 पार्ट्स में, जिनसे हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। जिन क्लासिफिकेशंस पे इंडिकेटिंग, सेकेंड वन इज इंटीग्रेटिंग एंड थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग। अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ तो ये जो क्लासिफिकेशंस हैं, इनसे हमारे पास प्रीवियस जो भी AE या JEE लेवल के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है। हमसे सिंपली ये पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, अगर हम एप्लीकेशन के बेसिस पे भी बात करते हैं तो एप्लीकेशन के बेसिस पे भी मैं इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासीफाई कर सकता हूँ 2 टाइप्स पे। On the basis of application, स्विच बोर्ड एंड पोर्टेबल। स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जो कि सिर्फ एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, और पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जिनको हम मूव कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को इसका एग्जांपल्स दे देता हूँ इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग में। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे हमारे एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर। इंटीग्रेटिंग में हमारा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जो हम घर में डेली देखते हैं, एनर्जी मीटर। और रिकॉर्डिंग में एग्जांपल है इसका XY रिकॉर्डर, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इंस्ट्रूमेंट्स को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये जो ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ इसके बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल्स में कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट वन जीरो ऑर्डर, सेकेंड वन फर्स्ट ऑर्डर एंड लास्ट वन सेकेंड ऑर्डर। अगर मैं जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ तो जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो है जो नल या फिर डिफ्लेक्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसके एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को पोटेंशियोमीटर। अगर मैं सभी के सामने उनके ट्रांसफ़र फंक्शंस भी लिख देता हूँ और एक एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं आप लोगों को। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए है सेकेंड ऑर्डर टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इक्वेशन होगा उससे हमको पता चलेगा कि
जो डिफ्लेक्शन है वो किस टाइप का है। अगर मैं जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूँ तो इसके लिए जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो एक कांस्टेंट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसका एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर से दे रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर। वही हमारे जीरो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। और फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैं अगर एग्जांपल दूं आप लोगों को तो आरटीडी, थर्मिस्टर, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि वाटर का टेम्परेचर नापने के लिए या फिर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आरटीडी, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, सेकेंड ऑर्डर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे जो भी हमारे इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो जीटा है, ये जो जीटा है ये हमारा डैम्पिंग फैक्टर है। ये डैम्पिंग फैक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है ये वही हम लोग देखते हैं। अगर डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू जीटा इज इक्वल टू 0 है तो किसी भी सिस्टम का जो डिफ्लेक्शन है, अगर मैं इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ, डिफ्लेक्शन और यहाँ पे टाइम, दिस इज गोइंग टू बी साइनोसॉइडल, मतलब वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मैं ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जीटा इज इक्वल टू 0 को हम लोग अनडैम्प्ड सिस्टम भी बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डैम्पिंग। ये एक टॉर्क होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट है, अगर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जो उसका पॉइंटर है, उसको मूव करने के लिए एक टॉर्क होता है जिसका नाम होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो किस पोजीशन पे रुके, उसके लिए हम जो टॉर्क होता है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। एंड उस जो फाइनल पोजीशन है वहाँ पर भी वो वाइब्रेट होते रहता है। उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो टॉर्क यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। और वो जो डैम्पिंग टॉर्क है वो इसी डैम्पिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर डैम्पिंग फैक्टर 0 है, अनडैम्प्ड सिस्टम है, तो वो सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहेगा उस पोजीशन के आगे पीछे। अगर वो पोजीशन अंडर डैम्प्ड है, जो अगर जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच पे है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, तब यहाँ पे इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो एक टाइम के बाद स्टेबल हो जाता है। आगे मैं और आपको और 2 डैम्पिंग के बारे में बताता हूँ। जीटा की वैल्यू अगर 1 है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम,
तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो किस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं, ये काफ़ी फास्ट है इसका रेस्पॉन्स। इसके बाद हम लोग एक और डैम्पिंग देखते हैं। जीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, इस पे रेस्पॉन्स कैसा होगा। यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि क्रिटिकली डैम्ड और ओवर डैम्ड सिस्टम लगभग सेम है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रेस्पॉन्स है वो स्लो है। इसीलिए हम लोग ओवर डैम्ड सिस्टम भी यूज़ नहीं करते। जनरली जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उस पे जो डैम्पिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। डैम्पिंग फैक्टर फॉर एन इंस्ट्रूमेंट इसकी एक रेंज है 0.6 से 0.8। ये जो कर्व है इसके बेसिस पे हमारे पास 2 या 3 बार AE लेवल पे एग्ज़ाम्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं। हमको ये कर्व दे देता है और पूछता है कि अगर एक सिस्टम का रिस्पॉन्स ऐसा है तो क्या होगा। तो उसका आंसर ये होता है कि वो स्लो एंड स्लगिश होगा। अब आगे मैं आप लोगों को कितने टाइप ऑफ टॉर्क होते हैं ये बताता हूँ, और कौन सा टॉर्क कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में। इसको अब हम डिटेल्स पे देखते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क। फर्स्ट वन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकेंड वन कंट्रोलिंग टॉर्क, थर्ड वन डैम्पिंग टॉर्क। जो डैम्पिंग फैक्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी के बेसिस पे है ये। इसको हम लोग ईजिली ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर उस पर मैं कोई एक इनपुट देता हूँ, हमको क्या दिखता है। जैसे कि अगर हम लोग बाइक का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम जैसे ही एक्सेलरेट का ऑन किए, एक्सेलरेट किए, हमको कैसा पता चलता है कितना स्पीड आया। इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले जो पुराने बाइक्स होते थे उन पे जो मीटर है उस पर पॉइंटर आगे बढ़ता था। अगर मैं यहाँ पे एक मीटर की बात कर लेता हूँ, पॉइंटर हमारा स्टार्टिंग में डिफ्लेक्ट होता था। यहाँ पे किस टॉर्क का यूज़ है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। अब इस पॉइंटर को मैंने अपना एक्सेलरेशन एक पॉइंट पे कांस्टेंट कर दिया, तो इस पॉइंटर को भी उस पॉइंट पे जाके कांस्टेंट होना है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे होगा एक कंट्रोलिंग टॉर्क जो इसको अपोज करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, और ये जहाँ पे इक्वल होगा डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उस पॉइंट पे ये आके ऐसा नहीं है कि रुक जाता है तुरंत, ये आगे पीछे होते रहता है। इस
वाइब्रेशन को रोकने के लिए जिस टॉर्क का यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। ये तीनों टॉर्क हो गए हमारे पास। तो सबसे पहले आप लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में कुछ लिख लीजिए। Deflecting torque is directly proportional to the input quantity। इस पे सेकेंड पॉइंट पे आप लोग लिखिएगा, by using different principles like electromagnetic, electrostatic, thermal, induction, etc., deflecting torque is produced। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि हम लोग जब हर एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे तो उनके लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर ही हम लोग उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कंट्रोलिंग टॉर्क देखते हैं, जो कि दो टाइप्स के होते हैं। इस पे पहला है स्प्रिंग कंट्रोल्ड, एंड सेकेंड वन इज ग्रेविटी कंट्रोल्ड। यहाँ पे मैं कंट्रोलिंग टॉर्क को इससे टाउ सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर मैं स्प्रिंग कंट्रोल्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग का, और इसके लिए जो इक्वेशन होता है वो लीनियर होता है। बट इन द केस ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल जो हमारे पास टॉर्क होता है वो लीनियर नहीं होता। मैं इनके इक्वेशंस लिख देता हूँ। तो इस इक्वेशन से आप लोग समझ सकते हो कि जो स्प्रिंग कंट्रोल्ड है उसका जो भी स्केल होगा, मतलब कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके जो उसमें जो स्केल होगा वो लीनियर होगा, और इसका स्केल जो होगा वो नॉन लीनियर। इस पे आप लोग कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। टू कीप द पॉइंटर एट द बैलेंस पोजीशन, कंट्रोलिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हमारे पास जो एक ग्रेविटी कंट्रोल्ड है, इस टाइप के कंट्रोलिंग टॉर्क जनरली यूज होता है वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं डैम्पिंग टॉर्क के बारे में।
डैम्पिंग टॉर्क कितने टाइप्स के होते हैं मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक के एग्जांपल्स देखेंगे कि वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पे। ये हमारे पास 4 टाइप के डैम्पिंग टॉर्क्स हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आप लोग टॉपिक डाल लीजिए हेडिंग, उस पर हम लोग देखते हैं कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग used in moving iron instruments, and electrodynamometer type instruments। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स पे और इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स पे। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में एक चीज़ है कि इन दोनों पे जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो लो होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड वेयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज लो। Used where value of magnetic field produced is low। सेकेंड हम देखते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये बस जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास एग्ज़ाम्स में, उनके बेसिस पे अगर मैं आपको बोलूँ तो ये ग्रेविटी कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे यूज़ होते हैं। आपको हमेशा क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ पे यूज़ होता है, कुछ नहीं देखना है आपको, सीधा ग्रेविटी कंट्रोल्ड। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। और ये भी बोल सकता हूँ मैं इस पे यूज्ड
where deflecting torque is minimum. थर्ड टाइप ऑफ डैम्पिंग की बात करता हूं मैं, एडी करंट डैम्पिंग। इसको हम लोग यूज करते हैं पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। एडी करंट डैम्पिंग को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूज्ड वेयर परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसका एग्जाम्पल है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग जो बेसिक्स होता है मेज़रमेंट के, वो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ टॉर्क होते हैं, कौन सा टॉर्क कहाँ पे यूज़ होता है, उसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा, और इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासीफाई भी किया कि कितने टाइप्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ कि जो हम लोगों में ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासीफाई किया था स्विच बोर्ड और पोर्टेबल पे। तो जो स्विच बोर्ड होते हैं उन पे हम ग्रेविटी कंट्रोल टॉर्क यूज़ करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लाइन से लिखता हूँ कि हम कौन कौन से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड वन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड वन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। And now for PMMC we have voltmeters and ammeters. Moving iron also we have voltmeter and ammeter. Electrodynamometer type also we have voltmeter and ammeter. So first I will start with PMMC. इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग को उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं एक सिंपल कंस्ट्रक्शन आप लोग को बताता हूँ। PMMC
ये सिर्फ हम लोग डीसी मेज़रमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये मेज़र करता है एवरेज वैल्यू को। ये स्प्रिंग है, ये इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पर ये हो गया हमारा परमानेंट मैग्नेट, ये कोर या फिर मूविंग कॉइल, इस पे टर्न्स होते हैं। अगर मैं इस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स n मानता हूँ, ये हमारा डीसी सप्लाई हो गया, उससे जो करंट आ रहा है डीसी करंट, ये हमारा कंट्रोलिंग, ये हमारा स्प्रिंग है। यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं, इस पे से पीएमएमसी से कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ये जो स्प्रिंग है अगर ये टूट जाता है या स्नैच कर लेते हैं तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका इंडिकेशन क्या होगा। तो इस पे हम लोग ये सीधा सा बोल सकते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को देख के कि अगर ये स्प्रिंग ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सर्किट ही ब्रेक हो गया। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो इसको कोई टॉर्क ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग होगा या इंडिकेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आगे हम लोग इसका जो टॉर्क का इक्वेशन है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन, वो हम लोग देखते हैं कि वो क्या होता है। सबसे पहले टॉर्क के लिए हम लोग करते हैं, फोर्स निकालते हैं, F = NBIL sin phi, फॉर phi = 90 डिग्री, F = NBIL and not TD, deflecting torque, NBIL into, we can say L cross B = A, area of cross section of the area of cross section of this core. So simply we can write deflecting torque is equals to VINA. Now what for controlling torque, what we are using, spring, and we have previously see that for spring controlled instruments, controlling torque is directly proportional to theta. We can write it as TC is equals to K theta, where K can be said as spring constant. Now at the condition of balance, बैलेंस की कंडीशन पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन रहता है।
अंडर बैलेंस कंडीशन TD is equals to TC means deflecting torque is equals to controlling torque BINA equals to K theta. So here I is directly proportional to theta. That implies PMMC will have linear scale. Now here the damping used is linear scale or we can say uniform. Damping torque eddy current damping produced in the core will provide damping torque. Now one more question asked from this topic जो कि काफ़ी बार पूछा गया है कि अगर हम इसमें से कोई भी एक AC सिग्नल को पास करते हैं PMMC इंस्ट्रूमेंट से तो उसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आप लोग को जैसे ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि PMMC जो होता है वो एक एवरेज रीडिंग मीटर है, मीन्स वो एवरेज वैल्यू को ही मेज़र कर सकता है। और हम लोग ये जानते हैं कि प्योर साइनोसॉइडल जो सिग्नल भी होते हैं उनमें जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो PMMC हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्या मेज़र करेगा, 0। अब हम लोग इस पे मीटर्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एम मीटर और वोल्ट मीटर। और जो एम मीटर और वोल्ट मीटर हैं हमारे पास जो ओरिजिनली होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है, तो उसको हम लोग इन्हेंस कैसे करते हैं उनका रेंज को, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने यही टॉपिक को चुना है, एम मीटर वोल्ट मीटर को, कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे इन्हेंसमेंट के बेस पे आते हैं एम मीटर और वोल्ट मीटर के। एम मीटर used for current measurement connected in series आप लोगों ने देखा ही होगा कि एम मीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्टेड होते हैं। इस टॉपिक से जो एम मीटर है इससे हमको ये नहीं पूछेगा कि वो किस लिए यूज़ होता है या कैसे कनेक्टेड होता है। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कि हम एम मीटर है उसका रेंज कैसे इन्हेंस करें। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, तो इस पे जो मेन टॉपिक होगा वो होगा हमारा इन्हेंसमेंट ऑफ एम मीटर्स। एम मीटर की रेंज इन्हेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं,
एक शंट रेजिस्टेंस। अब ये जो शंट रेजिस्टेंस होगी इसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। अब ये हम लोग आगे देखते हैं। अगर ये कोई भी एक सर्किट है, इस पर मैंने एक एमीटर लगा के रखा हुआ है, इसकी जो जनरली हमारे पास एमीटर होती है उनकी रेंज मिली एम्पियर्स में होती है, 5 मिली एम्पियर लेट से। अब मेरे को इसका रेंज बढ़ाना है, मैंने क्या किया, इस पर एक शंट डाला। यहाँ पे क्या होगा, ये करंट डिवीज़न रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कि मैक्सिमम करंट यहाँ से पास हो जानी चाहिए। ये तो 5 मिली एम्पियर की है तो ये इतना ही ले पाएगा। हम उसको उस हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हैं कि हम रेंज रेंज ज़्यादा ले रहे हैं अपन। तो अगर हमको ये जो शंट रेजिस्टेंस है इससे मैक्सिमम करंट पास करना है तो क्या होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। इसलिए जो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं वो स्मॉलर वैल्यू की होती है। अब ये कैसा पता लगाएं कि हम कौन सा शंट यूज़ करेंगे या उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेट RSH इज इक्वल्स टू RM डिवाइडेड बाई M-1। नाउ ये जो M है इसको हम क्या लिख सकते हैं, I डिवाइडेड बाई IM। नाउ ये जो I है ऊपर वाला सिर्फ I, करंट टू बी मेजर्ड एंड IM। करंट ओरिजिनली मेजर्ड बाई एमीटर। RM है रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। ये जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स पे। सिमिलरली हम वोल्ट मीटर भी देखते हैं इसके पैरेलल में ही, और इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे फिर। वोल्ट मीटर, why it is used, वोल्टेज मेजरमेंट, कैसे कनेक्ट होना चाहिए, पैरेलल। अब हम इसके इन्हेंसमेंट की बात करते हैं, इन्हेंसमेंट ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है, अगर हमारे सर्किट पे देखते हैं तो ये कनेक्टेड होता है पैरेलल पे। हम लोगों ने जैसे अभी एमीटर पे देखा कि अगर हमको उसका रेंज बढ़ाना है तो हम लोगों ने क्या किया, जो मैक्सिमम ऑफ द करंट था वो हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया थ्रू शंट रेजिस्टेंस। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैक्सिमम ऑफ द वोल्टेज है वो ड्रॉप करा देंगे दूसरे रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस पे अगर मेरे को वोल्टेज ड्रॉप कराना है तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ वोल्टेज डिवाइडर रूल का। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ये है वोल्ट मीटर, ये मैं लेता हूँ RSC सीरीज रेजिस्टेंस। ये मेरे पास जो M है इसको सेम ऐसा ही मैं यहाँ पर भी RSC RM बाई
यहाँ पर जो m है इसकी वैल्यू वही होगी V/Vm। नाउ यहाँ पे जो V है वोल्टेज टू बी मेजर्ड, voltage measured by meter, and Rm is resistance of the meter। अब इन दो जो फॉर्मूला है सीरीज रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस फॉर इनहेंसमेंट ऑफ एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, एन एम मीटर हैविंग रेंज ऑफ 0.5 milliampere and having meter resistance of 9.99 kilo ohm and if we have to extend the range of ammeter so that it can measure up to 5 ampere, what should be the value of shunt resistance? तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने बोला है 0.5 मिली एम्पियर एंड 9.99 किलो ओम, ये पैरामीटर से मेरे एमीटर के, बट मेरे को मेज़र करना है 5 एम्पियर। देन अगेन अब मेरे को RSH निकालना पड़ेगा कि मेरे को उस जो सीरीज़ में एमीटर है उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस ऐड करना है। तो जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला था RSH इक्वल्स टू RM/m-1, जहाँ पे m की वैल्यू क्या थी I/Im, जो कि है 5/5 मिली एम्पियर, 5 एम्पियर बाय 5 मिली एम्पियर। अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना आ जाता है, $1000। ये एक रेशो है इसलिए इस पर कोई भी यूनिट नहीं है। नाउ वी हैव RSH इक्वल्स टू 9.99 इंटू 1000, ये किलो ओम पे था इसलिए मैंने इसको 1000 लिखा बाई 1000 माइनस 1। ये ईज़िली अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा हमारे पास 10 ओम। बाय कैलकुलेशन भी आप लोगों ने देखा कि जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू काफ़ी कम आती है। सेम ऐसा ही टाइप के हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं वोल्ट मीटर के लिए।
सिमिलरली इसी पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीटेडली आस्क होते हैं हमारे एई और जेई लेवल के एग्जाम्स पे। आप लोग दूसरा क्वेश्चन लिखिए। एन वोल्ट मीटर हैविंग ए रेंज ऑफ 10 millivolt and meter resistance of 9 kilo ohm and we have to extend the range of voltmeter to 20 volt. What should be the value of series resistance used? यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास था 5 मिलीवोल्ट एंड 9 किलो ओम वोल्ट मीटर फॉर 20 वोल्ट RSC। RSC का फॉर्मूला हमारे पास था RM इंटू M माइनस 1। यहाँ पे RM हमारे पास है 9 किलो ओम, M की वैल्यू आप लोग जानते हैं V बाई वी एम माइनस 1। 9 किलो ओम इंटू 20 बाई 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस 1। नाइन किलो ओम इंटू 3999। आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आगे, तो उससे हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसी पे मैं आप लोग को एक और चीज़ कराता हूँ कि सपोज मेरे पास अगर 2 एमीटर्स पैरेलल पे कनेक्टेड हैं तो टोटल कितना करंट मेजर करेंगे? लेट्स से मेरे पास एमीटर 1 है जो कि 10 मिली एम्पियर मेज़र करता है, 100 ओम है उसका मीटर रेजिस्टेंस। एंड एमीटर 2 है जो कि 20 मिली एम्पियर मेज़र करता है, उसका भी मीटर रेजिस्टेंस सेम है 100 ओम। नाउ अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो दोनों एमीटर्स हैं ये पैरेलल पे कनेक्टेड है, तो ये जो टोटल एमीटर है इनकी रेंज क्या होगी कि ये कितने मेज़र कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास एग्ज़ाम्स में, इसको अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि मैं ये जो दोनों एमीटर्स हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज देख लेता हूँ। हर एक एमीटर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मैं देख लेता हूँ। अगर मैं फर्स्ट पे देखूँ, यहाँ पे इसका था 10 मिली एम्पियर एंड 100 ओम। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे 1 वोल्ट होगा ड्रॉप। और अगर मैं सेकंड पे देखता हूँ एमीटर 2 पे, ये एमीटर 1, ये एमीटर 2, एमीटर 2 पे अगर मैं देखता हूँ ये 20 मिली एम्पियर एंड 100 ओम, तो यहाँ पे हो रहा है 2 वोल्ट। तो अगर 2 एमीटर्स अगर हम पैरेलल पे लगाते हैं तो इसका एक बेसिक रूल होता है
कि मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करना है हमको और वही करंट जो है वो पास होगा दोनों में से। तो मिनिमम वोल्टेज क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 2 वोल्ट, वहाँ पे है 1 वोल्ट। मिनिमम हमारे पास क्या है, वन वोल्ट। सो हम इसके अक्रॉस 1 वोल्ट रखेंगे और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको जो भी पैरामीटर्स चाहिए कि टोटल इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना मेज़र कर सकता है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ इसका, तो ये तो हमारा कितना मेज़र कर रहा था, अगर मैं 1 देखूँ, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस था 100 ओम, यहाँ पर भी 100 ओम। यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो 1/100 हो जाएगा। $10 मिली एम्पियर, यहाँ पर भी 10 मिली एम्पियर। सो टोटल ये कितना मेज़र कर रहा है, 20 मिली एम्पियर्स। अगर हम लोग इसको ऐसे ही देखते और गलत तरीके से बनाते तो ये क्या होता कि ये हमारा कर रहा है 10 मिली एम्पियर कर रहा है ये मेज़र, और ये कर रहा है हमारे पास 20 मिली एम्पियर। हम दोनों को ऐड करते 30 मिली एम्पियर और हमारा क्वेश्चन हो जाता गलत। एक्चुअली में ये टोटल कॉम्बिनेशन कितना मेज़र कर रहा है, 20 मिली एम्पियर। सिमिलरली अगर हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 वोल्ट मीटर्स हैं, वो सीरीज़ पे कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एमीटर के लिए देखा कि हमारे पास जब 2 एमीटर्स पैरेलल पे कनेक्टेड होते हैं तो हम मिनिमम वोल्टेज देखते हैं उनके अक्रॉस। सिमिलरली जब वोल्ट मीटर ऐसे हमारे पास सीरीज़ पे कनेक्टेड रहेंगे तब हम क्या देखेंगे, मिनिमम करंट। एक एग्जांपल है ये कि मेरे पास वोल्ट मीटर 1 है, 20 मिली वोल्ट मेज़र कर रहा है ये 100 ओम। सिमिलरली वोल्ट मीटर 2 है ये मेज़र कर रहा है 10 मिली वोल्ट 100 ओम। हमारा ऐसा आदत होता है कि अगर हमारे पास 2 वोल्टेजेस दिखते हैं हम इनको ऐड कर देते हैं तुरंत, लेकिन जब वोल्ट मीटर का केस होता है उस केस पे हम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पे हम कैसे करेंगे, मेरे पास ये पहला वोल्ट मीटर हो गया, ये दूसरा वोल्ट मीटर हो गया। मैंने इस पे क्या, अगर हम अभी दोनों को अलग अलग रखते हैं, ये मेरा है 20 मिली वोल्ट और 100 ओम का। तो अगर मैं इसके अक्रॉस करंट देखूं तो कितना हो सकता है, 0.2 मिली एम्पियर। और इसके अक्रॉस अगर मैं करंट देखता हूँ, ये इसकी वैल्यू क्या थी, 10 मिली वोल्ट एंड 100 ओम, 0.1 मिली एम्पियर। सिमिलरली वहाँ पे जैसे हम लोगों ने एम मीटर पे देखा था कि मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मिनिमम करंट होना चाहिए। मिनिमम करंट किस पे, 0.1 मिली एम्पियर। तो जब हम दोनों वोल्ट मीटर्स को सीरीज पे कनेक्ट करते हैं तब हमारे पास ये जो टोटल अरेंजमेंट है हमारा, उसका रेंज क्या होता है अब देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम मिनिमम करंट पास हो सकता है 0.1 मिली एम्पियर। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 100 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 100 ओम। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं कितना होगा, ये 1 मिली एम्पियर। $10 मिली वोल्ट एंड हेयर ऑल्सो 10 मिली वोल्ट। टोटल अरेंजमेंट ने कितना मेजर किया, 20 मिली वोल्ट। सिमिलरली
यही केस है।